सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं और जो न हो शुभ न मंगल वो करती हैं सावधान। शुभ बताने, मंगल दिखाने और सावधान करने आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। और आज हम बात कर रहे हैं मिडिल ईस्ट में, जहां इस वक्त तनाव इस हद तक है कि जंग के आसार हैं। ईरान गुस्से में है और इजराइल अपने दुश्मन हमास पर आक्रामक है। 24 घंटे के अंदर हमास के दो बड़े झटके लगे हैं। पहला धमाके में हमास का हेड हानिया मारा गया। अब इजराइल ने हमास चीफ दईफ को भी हवाई हमले में ढेर करने का दावा किया है। खबर के मुताबिक दईफ को पहले ही गाजा में खत्म कर दिया गया था, यानी इजराइल का इरादा हमास को पूरी तरह से खत्म करने का है। तो वहीं ईरान इंतकाम की आग में सुलग रहा है। हानिया की मौत के बाद इजराइल को धमकी दी जा रही है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अभी तक ये गुत्थी सुलझ नहीं पाई है कि हानिया को मारा कैसे गया। आज आपको इजराइल की प्लानिंग और हानिया की मौत की अलग अलग थ्योरीज के बारे में बताएंगे और साथ ही समझेंगे कि ईरान और इजराइल में अगर जंग होती है तो फिर क्या उसके साथ ही वर्ल्ड वॉर का भी आगाज होगा। लेकिन शुरुआत करते हैं मोहम्मद दईफ की मौत से। हमास का ये आर्मी चीफ, जिसे गाजा का लादेन कहा जाता था, खबर है कि इजराइल के हमले में मारा जा चुका है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने इसकी पुष्टि भी कर दी, यानी कि हमास को दो बड़े नेता जिनकी इजराइल पर किए गए हमले में सबसे बड़ी भूमिका थी, उन्हें इजराइल ने ढेर कर दिया है और इस तरह अपना बदला भी पूरा कर लिया है। क्या अंत करीब है हमास का? क्या इजराइल हमास का नामो निशान मिटाकर ही मानेगा? एक के बाद एक हमास के टॉप लीडर्स पर हमला। 24 घंटे के अंदर हमास को दोहरा झटका। पहले मारा गया हमास का हेड हानिया और अब हमास के मिलिट्री चीफ मोहम्मद दाइफ के मारे जाने का ऐलान। चौबीस घंटे में यह हमास को दूसरी चोट है, जिसकी पुष्टि खुद इजराइल ने की है। सोशल मीडिया पर इजराइल के रक्षा मंत्री यो गैलेंट ने पुष्टि की है कि मोहम्मद दाइफ को इजरायली सेना ने मार गिराया है। देखिए ये तस्वीर। इसमें यो गैलेंट दाइफ की तस्वीर को काले मार्कर से क्रॉस करते नजर आ रहे हैं। काले रंग से क्रॉस का मतलब है कि इजराइल के दुश्मन नंबर 2 यानी दाइफ का भी सफाया हो चुका है। गैलेंट ने लिखा है कि इजरायली सेना ने 13 जुलाई को गाजा के उसामा बिन लादेन दाइफ को मार गिराया। अब हम हमास को मिटाने के बेहद करीब पहुंच गए हैं। आईडीएफ और शिनबेत की टीम के ज्वाइंट ऑपरेशन से ये साबित हुआ है कि हम अपने मकसद के करीब हैं। अब आतंकियों के पास दो ही विकल्प बचे हैं, या तो वे सरेंडर कर दे, नहीं तो उन्हें मार दिया जाएगा। इजराइल का दावा है कि गाजा के खान यूनिस में 13 जुलाई को ही दाइफ मारा गया। इजरायली सेना ने उसे हवाई हमले में ढेर कर दिया। इस बात की पुष्टि भले ही इजराइल ने अब की है, मगर कुछ दिन पहले से ही इस बात की चर्चा थी। इजराइल ने 13 जुलाई को अल मवासी कैंप पर एयर स्ट्राइक की थी। इस हमले में 90 लोगों की मौत हुई थी और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इसी हमले में दाइफ के मारे जाने का भी दावा किया गया था। हालांकि अगले ही दिन हमास ने दाइफ के मरने की खबर को गलत बताया था। अभी भी हमास ने आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन तेहरान में हानिया के मारे जाने के बाद जिस इजराइल का ये दावा सही माना जा रहा है, यानी इजराइल ने 7 अक्टूबर के हमले की प्लानिंग करने वाले हमास के 2 बड़े नेताओं से इंतकाम ले लिया है। इजराइल ने 13 जुलाई को पहले मिलिट्री चीफ मोहम्मद दाइफ को गाजा में मार गिराया। उसके बाद 31 जुलाई को तेहरान में हमास के चीफ हानिया को खत्म कर दिया गया। अब बस यह सिनवार बचा है, जो गाजा में हमास का चीफ है, और माना जा रहा है कि अगला नंबर उसका हो सकता है। इसका मिलिट्री कमांडर दाइफ जो है उसे भी खत्म कर दिया गया है और ये समझा जाता है कि इजराइल ने ही किया है, और कौन कर सकता है। इससे एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि इजराइल करना क्या चाहता है। एक तरफ बातचीत, दूसरी तरफ होस्टेज सिचुएशन और तीसरी तरफ टोटल हमास का खात्मा। मुझे लगता है कि इस समय इजराइल तीनों चीजों पर काम कर रहा है। एक ऐसा प्रेशर बिल्टअप कर रहा है जहां पर के टॉप हायरार्की ऑफ हमास को खत्म किया जाए, सो दैट आगे के 10, 15, 20 साल उसको वापस उभरने में टाइम लगे, उसकी कमर तोड़ दी जाए। जिस तरीके से हानिया अब देखा जाए, ये भी एक उसी का पार्ट है।
पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल में हमास ने जो हमला किया था, उसमें हमास के इन 3 बड़े नेताओं की भूमिका थी। इजराइल के खिलाफ अरसे से हमलों को अंजाम देने वाले हमास के दोनों नेताओं को इजराइल ने अब उनके अंजाम तक पहुंचा दिया है। दाइफ की तलाश इजराइल पिछले कई सालों से कर रहा था। मोहम्मद दाइफ, जो 2002 से ही हमास की मिलिट्री विंग का हेड था। दाइफ युवा अवस्था से ही हमास से जुड़ा था। वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी पर इजराइल के कब्जे के खिलाफ पहले फिलिस्तीनी इंतिफादा या विद्रोह की शुरुआत हुई थी। इस दौरान दाइफ को आत्मघाती बम विस्फोटों से दर्जनों लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। हमास ने इजराइल फिलिस्तीन के बीच हुए ओस्लो समझौते का विरोध किया था, इसलिए 1996 में इजराइल में एक अटैक हुआ जिसमें 50 लोगों की जान गई। उस हमले का आरोप भी दाइफ पर था। लेकिन मोस्ट वांटेड लिस्ट में टॉप पर होने के बावजूद इजराइल की खुफिया एजेंसी कभी भी दाइफ तक नहीं पहुंच पाई। दाइफ को मारने की हर कोशिश नाकाम रही। 2014 में इजरायली सेना ने एक घर पर हमले कर दाइफ को जान से मारने की कोशिश की। हमले में दाइफ की पत्नी और 7 महीने का बेटा और एक 3 साल की बेटी मारी गई, मगर दाइफ बच गया। इसके अलावा मोहम्मद दाइफ को 7 बार मारने की कोशिश हुई। इजराइल को 8वीं बार में उसे मारने में सफलता मिली है। बार बार जान बचने की वजह से इजराइल ने उसे 9 जिंदगी पानी वाली बिल्ली नाम दिया था। इसके अलावा उसे गाजा का लादेन भी कहा जाता था। जानकारों के मुताबिक दाइफ हमास का एकमात्र मिलिट्री कमांडर था जो इतने लंबे समय तक जिंदा रहा और कई हमलों में बच जाने की वजह से उसे बुलेट प्रूफ लीजेंड कहा जाता था। लेकिन अब हमास का मिलिट्री चीफ मारा जा चुका है। हालांकि इसका ये मतलब नहीं कि हमास की गतिविधियां और उसके हमले बंद हो जाएंगे। हाँ, लेकिन हानिया के बाद दाइफ का मारा जाना ऐसा झटका है जो हमास को कमजोर जरूर करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ईरान की राजधानी में रात 2 बजे ऑपरेशन करके हानिया को ढेर कर दिया गया। अपने दुश्मन नंबर 1 को इजराइल ने कैसे मारा, किस तरह इमारत में धमाका किया गया, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। हानिया तेहरान के सबसे सुरक्षित इलाके में मौजूद था। जिस बिल्डिंग में वो था वो सीधे सेना की निगरानी में थी, लेकिन फिर धमाका कैसे मुमकिन हुआ, इस पर अलग अलग तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं, थ्योरीज भी दी जा रही हैं। कोई कह रहा है कि ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, किसी का दावा यह है कि फाइटर प्लेन उड़े और मिसाइल दागी गई। हानिया की मौत की प्लानिंग कैसे तैयार हुई, ये फिलहाल एक पहेली है। देखिए इस रिपोर्ट में। तेहरान में जब हानिया की शव यात्रा निकली तो हुजूम उमड़ पड़ा। काले रंग के लिबास में मातम मनाते हजारों लोगों की भीड़। इससे पहले तेहरान यूनिवर्सिटी में हानिया के शव को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। हानिया को फिलिस्तीनियों का आवाज बताया गया। उसकी मौत का जवाब सही समय और सही जगह पर देने का ऐलान किया गया। फिर वहां से फ्रीडम स्क्वायर पर अंतिम यात्रा निकाली गई, जिसका नेतृत्व खुद ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई ने किया। मंगलवार की रात 2 बजे इजराइल के हमले में हानिया की मौत हो गई। ईरान ने सोचा नहीं होगा कि राजधानी के सुरक्षित इलाके में उनके मेहमान को इस तरह भी टारगेट किया जा सकता है। इसलिए जब यह हुआ तो ईरान बौखला गया। उनकी तरफ से इंतकाम का ऐलान किया जा चुका है। इजराइल को सबक सिखाने की धमकी दी गई है। कहने की जरूरत नहीं कि हमास के हेड हानिया ईरान के लिए कितना खास था। उसे सम्मान देते हुए तेहरान की इमारतों पर बड़े बैनर पोस्टर लगाए गए। जिस रास्ते से उसकी अंतिम यात्रा गुजरी, वहां चारों तरफ ईरान के साथ इजराइल के झंडे नजर आए। ईरान के नए राष्ट्रपति के साथ तमाम बड़े नेता इस यात्रा में शामिल हुए। अयतुल्ला अली खामेनेई ने हानिया के शव के सामने प्रार्थना की। इसके बाद हानिया के बच्चों को गले भी लगाया। हानिया से ईरान के राजनीतिक नेतृत्व का लगाव इस बात से समझा जा सकता है कि ईरान में आमतौर पर सबसे वरिष्ठ कमांडर और अधिकारियों के लिए ही इस तरह की शव यात्रा का आयोजन किया जाता है। हानिया के शव को कतर की राजधानी दोहा ले जाया जाएगा, जहां शुक्रवार को उसे दफनाया जाएगा।
हालांकि हानिया की मौत के 2 दिन बाद भी ईरान अभी तक इस गुत्थी को सुलझा नहीं पाया है कि उसकी बिल्डिंग पर हमला कैसे हुआ। हानिया तेहरान के नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने गया था। इस दौरान उसकी मुलाकात तमाम नेताओं और सुप्रीम लीडर से हुई। कार्यक्रम के बाद वो एक इमारत में ठहरा हुआ था। मिडिल ईस्ट मीडिया ने सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि हानिया राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में शामिल होने वाले दूसरे हाई प्रोफाइल गेस्ट के साथ सादाबाद कॉम्प्लेक्स में ठहरा था। इस इमारत की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। बताया जा रहा है कि ये ईरान के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास है। सवाल है कि इस इमारत पर अगर इजराइल ने हमला किया तो कैसे किया। जो थ्योरीज दी जा रही हैं, उसमें पहली थ्योरी यह है कि हानिया को ड्रोन से मारा गया है। स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की तरह उस ड्रोन को रडार पकड़ नहीं पाया। दूसरी थ्योरी यह है कि हानिया को F-35 से मारा गया। इजराइल ने हाल ही में हूथियों के खिलाफ F-35 स्टेल्थ फाइटर्स के जरिए ऑपरेशन किया और इसके लिए 1700 किलोमीटर की यात्रा तय की। ईरान और इजराइल की दूरी करीब 1500 किलोमीटर है। ऐसे में माना जा रहा है कि हानिया को निशाना बनाने के लिए भी F-35 का इस्तेमाल हुआ है, यानी इजरायली एयरफोर्स ने इसी जेट के जरिए मिसाइल दागकर हानिया को निशाना बनाया। लेकिन इसके अलावा एक तीसरी थ्योरी भी है। माना जाता है कि ईरान में बड़ी तादाद में इजरायली अमेरिकी एजेंट सक्रिय हैं। हो सकता है कि उन्होंने एक फुल प्रूफ प्लान तैयार किया और इमारत में धमाका कर दिया। यानी हानिया की मौत के पीछे एजेंट्स का भी हाथ माना जा रहा है। चर्चा इस बात की भी है कि एजेंट्स ने ईरान के कुछ लोगों का इस्तेमाल किया, जानकारी जुटाई और ऑपरेशन को अंजाम दिया। मिडिल ईस्ट की वेबसाइट अमवाज मीडिया ने दावा किया है कि हत्या में उनके बॉडीगार्ड्स का भी हाथ हो सकता है। मुमकिन है इस हमले के लिए इजराइल ने AI रोबोट मशीन गन का इस्तेमाल किया हो, जो हजारों किलोमीटर दूर स्नाइपर से कंट्रोल हो सकती है और जिसके जरिए पहले भी इजराइल की खुफिया एजेंसी हमले को अंजाम दे चुकी है। हानिया की मौत कैसे हुई, इसके ऊपर सब लोग स्पेकुलेशन कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि ईरान की IRGC भी उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है कि ये कैसे पॉसिबल हो पाया। मुझे लगता है बड़ी सिंपल थ्योरी के तौर पर देखा जाए, या तो ये कोई ड्रोन अटैक हो सकता है पॉसिबिलिटीज में, कोई एरियल अटैक हो सकता है, तीसरा कोई रोबोटिक अटैक हो सकता है, इनसाइड इन्फिल्ट्रेशन से इम्प्लांट किया हुआ IED भी हो सकता है। एक के बाद अगर बात करें, ड्रोन अपने आप में अगर होता तो वो एक किलर ड्रोन होता जो अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में वहां जाकर करता। मुझे लगता है कि क्योंकि ये जगह पैलेस से बहुत पास है तो वहां की एयर डिफेंस उसे डिटेक्ट ना कर पाए, एक लास्ट स्टेज पर, एक तो बॉर्डर स्टेज पर और एक वहां पर, ये शायद अपने आप में थोड़ा डिफिकल्ट होगा। एक लोकलाइज्ड ड्रोन जरूर इस काम को एग्जीक्यूट कर सकता है। करीब 40 दिन पहले ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की अंतिम विदाई में बोलते हुए हानिया ने कहा था कि 7 अक्टूबर का हमला यहूदियों के दिल पर लगा है और जब तक दुश्मनों से जमीन आजाद नहीं हो जाती तब तक जंग चलती रहेगी। मगर उसे क्या खबर थी कि मौत इस तरह उस पर झपटेगी। ईरान के सबसे सुरक्षित इलाकों में और तब जब राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह की वजह से सुरक्षा पुख्ता थी, आसमान से मौत आई और हानिया का खेल खत्म हो गया। हैरानी की बात तो यह है कि अभी तक पूरी तरह साफ नहीं कि उस पर हमला हुआ कैसे, लेकिन इसकी वजह से खौफ है। सोशल मीडिया पर इस तस्वीर की काफी चर्चा है। जब ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई हानिया के अंतिम विदाई के कार्यक्रम में गए, वो बोलते हुए बार बार आसमान की तरफ देख रहे थे। इजराइल समर्थक कह रहे हैं कि ये इजरायली मिसाइल का खौफ है। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के हैरत अंगेज ऑपरेशन की चर्चा पहले भी होती रही है और कुछ जानकार मान रहे हैं कि हानिया पर हमला इस बात का सबूत है कि इजराइल के जासूस ईरान की सुरक्षा में भी सेंध लगा चुके हैं। उनके पास न सिर्फ खुफिया जानकारी है बल्कि ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए खुफिया नेटवर्क भी है। अगर ऐसा है तो ईरान के लिए चिंता की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हानिया के मारे जाने की अब एक नई थ्योरी भी सामने आई है। अमेरिकी मीडिया हाउस न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा यह किया है कि हानिया की मौत की प्लानिंग 2 महीने पहले की गई थी और पहले से ही बम प्लांट कर दिया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक हानिया की मौत बम धमाके से हुई है। जिस बम विस्फोट में वो मारा गया उसे 2 महीने पहले छिपाकर तेहरान के उस गेस्ट हाउस में लगा दिया गया था जिसमें हानिया ठहरा था। रिपोर्ट के मुताबिक हानिया के यहां पहुंचने की पुष्टि होने के बाद किसी बाहरी इलाके से रिमोट के जरिए विस्फोट कर दिया गया।
रिपोर्ट में दावा यह भी किया गया है कि इस गेस्ट हाउस की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी ईरान की सेना IRGC के पास होती है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 2 ईरानी समेत मिडिल ईस्ट के 7 अधिकारियों के हवाले से यह दावा किया है। और इस बीच खबर यह है कि हमास ने अपना नया नेता चुन लिया है। माना यह जा रहा है कि खालिद मिशाल हमास का नया नेता होगा। 15 साल की उम्र में वो मिस्र के सुन्नी इस्लामवादी संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड में शामिल हो गया था, जो 1987 में हमास के संगठन में सहायक रहा। 1992 में वो हमास के पोलित ब्यूरो का संस्थापक सदस्य बन गया था, जिसका उसने 1996 और 2017 के बीच नेतृत्व किया। अपने कार्यकाल के खत्म होने के बाद उसने पद छोड़ दिया और इस्माइल हानिया उसका उत्तराधिकारी बन गया। 68 साल के मिशाल ने ज्यादातर काम निर्वासन से किया। 2004 से 2012 तक उसने सीरिया की राजधानी दमिश्क से हमास को चलाया और अब कतर और मिस्र दोनों जगह पर रहता था। मिशाल ने दुनिया भर की विदेशी सरकारों के साथ मीटिंग्स में हमास का प्रतिनिधित्व किया और अब खबर यह है कि वो हमास का नेता बन गया है। पिछले साल अक्टूबर में जब हमास ने इजराइल पर हमला किया था, तब से गाजा में जंग जारी है। हेड हानिया और आर्मी चीफ दईफ के मारे जाने के बाद हमास का क्या होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन इस बीच ईरान और इजराइल के बीच टकराव बढ़ गया है। तेहरान में हानिया की हत्या के बाद ईरान बदले का ऐलान कर चुका है। कब और कैसे पलटवार होगा ये अभी फिलहाल तय नहीं है, मगर हमला हुआ तो ये तय है कि जंग का इरादा बहुत बड़ा होगा। इसमें मिडिल ईस्ट के कई देश इजराइल के खिलाफ खड़े हो सकते हैं और अगर अमेरिका जंग में उतरता है तो विश्व युद्ध जैसे हालात भी बन सकते हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। हानिया की हत्या से आग बबूला ईरान इजराइल को सबक सिखाने का ऐलान कर चुका है। तेहरान की मस्जिद पर बदले का लाल झंडा लहरा रहा है। सही समय सही वक्त पर इंतकाम लेने की धमकी सरेआम दी जा रही है। यानी झड़प नहीं, छिटपुट हमला नहीं, आसार पूरी तरह जंग के हैं और इजराइल भी इस जंग के लिए तैयार है। आयतुल्लाह खामेनी ने कह दिया है कि हानिया की मौत का बदला लेंगे और इजराइल पर सीधा हमला करेंगे। तो इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि इजराइल के लिए आने वाले दिन मुश्किल भरे हो सकते हैं, लेकिन हम हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। हानिया पर हमले से पहले इजराइल बेरूत में हमला करके हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर को ढेर कर चुका है। उस हमले के बाद आशंका है कि हिजबुल्लाह भी मोर्चा खोल सकता है और इनके साथ हुती विद्रोही भी शामिल हो सकते हैं। यानी अगर जंग शुरू होती है तो इजराइल के सामने कई मोर्चे खुलेंगे। लेकिन इस बात से बेफिक्र इजराइल ताल ठोक रहा है। नेतन्याहू ने साफ कहा है कि जो भी इजराइल पर हमला करेगा उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरान की धमकी के बाद इजराइल में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई प्रमुख उड़ानों को रद्द कर दिया गया है और हाईवे मार्गों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। पर सवाल है कि हानिया की मौत से भड़का हुआ ईरान सीधे जंग में उतरेगा, क्या सीधे इजराइल पर हमला करेगा? करीब 4 महीने पहले ईरान ऐसा कर चुका है। 1 अप्रैल को इजराइल ने सीरिया में ईरानी दूतावास के पास एक एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें ईरान के 2 टॉप आर्मी कमांडर समेत 13 लोग मारे गए थे। इसके बाद 13 अप्रैल को ईरान ने इजराइल पर 300 मिसाइलें और ड्रोन से अटैक किया था। तब हमला सीरिया में हुआ था, मगर इस बार ईरान की राजधानी में उसके मेहमान इस्माइल हानिया की हत्या हुई है। तो क्या इस बार भी ईरान अपनी शक्तिशाली मिसाइल का जोर दिखाएगा? इस्माइल हानिया को तेहरान में मारा गया है, मगर अभी भी ऐसा नहीं लगता कि ईरान इस लड़ाई के अंदर शामिल होने की कोशिश करेगा, क्योंकि अगर वो होता है तो उसकी इकोनॉमी के ऊपर बड़ा बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। और यही नहीं, उसको पता है कि अमेरिका की 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप जो है वो मेडिटेरियन में है और अमेरिका साथ खुल के आएगा इजराइल के, और उससे ईरान की जो मिलिट्री पावर है वो के ऊपर इम्पैक्ट करेगा और उसको बहुत नुकसान होगा ईरान को। तो मुझे लगता नहीं कि ईरान ऐसे मौके पे डायरेक्ट इन्वॉल्व होना चाहेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हानिया की हत्या के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव इस हद तक है कि एक चिंगारी जंग की वजह बन सकती है। आशंका है कि मिडिल ईस्ट में नेतृत्व का दावा करने वाला ईरान अपनी ताकत दिखाने की कोशिश जरूर करेगा। हो सकता है कि ईरान के साथ लेबनान, तुर्की और मिडिल ईस्ट के यमन और लीबिया भी खड़े हो जाएंगे, और अगर ऐसा होता है तो युद्ध महायुद्ध में तब्दील हो सकता है। लेकिन संकट सिर्फ इतना ही नहीं है। मिडिल ईस्ट की लड़ाई अगर बड़ी होती है तो दुनिया की महाशक्तियां इसमें शामिल होने के लिए मजबूर होंगी। हानिया की हत्या से अमेरिका का लेना देना हो या नहीं, मगर वो साफ कह चुका है कि पलटवार हुआ तो इजराइल की हिफाजत में वो खड़ा होगा। हालांकि अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने शांति बनाए रखने की अपील की है। कहा है कि
सीज फायर के लिए सभी को एक मत होने की जरूरत है। इसके लिए पहले सभी पक्षों को आपस में बातचीत करनी होगी। हमें तनाव को बढ़ने से रोकने की जरूरत है, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं कि गाजा में युद्ध रोकने में नाकाम रहा अमेरिका मिडिल ईस्ट के देशों को समझाने में कामयाब होगा, और अगर युद्ध होता है तो उसमें शामिल होना होगा। ऐसी सूरत में रूस और चीन का स्टैंड क्या होगा, ये बात मायने रखता है। ऐसा लगता नहीं कि ये लड़ाई इजराइल वर्सेज ईरान हो सकती है कि ईरान इस लड़ाई में आए। चांसेस कम है, मगर कोई कह नहीं सकते। मगर अगर आता है ईरान इसके अंदर तो फिर ये लड़ाई का दायरा भी बढ़ सकता है, इसमें कोई शक नहीं। मगर ये भी सच्चाई है कि ईरान की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी और मिलिट्री पावर इजराइल के से कंपेयर की जाए तो बहुत कम है, और अमेरिका जब साथ आ जाएगा इजराइल के साथ तो फिर ईरान के पास चांस नहीं है। रूस और चीन जो है वो डायरेक्ट नहीं आएंगे, वो इनडायरेक्टली सपोर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है ईरान के चांसेस कम हैं डायरेक्ट अटैक लड़ाई में आने के। मगर ऐसा होता है इजराइल वर्सेज ईरान तो इजराइल का पलड़ा बहुत भारी है ईरान से। जंग को लेकर किंतु परंतु हो तो हो, मगर तेहरान में हानिया की मौत एक ऐसी हकीकत है जिसकी देर सवेर प्रतिक्रिया होनी तय है। इसके बाद वार पलटवार का नया सिलसिला भी शुरू हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।